नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण की जो मंथली मैगजीन की सीरीज चल रही है उसी के तहत जुलाई 2024 के मैगजीन को कवर करेंगे और इस पूरे मैगजीन के निचोड़ को हम लोग 110 एमसीक्यू के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 110 एमसीक्यू के माध्यम से। इस चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण 2024 से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है जिसमें जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी प्रतियोगिता दर्पण की मंथली मैगजीन आई है यानी सितंबर तक के मैगजीन को कवर करा दिया गया है। हर मंथ के लिए हर मंथली मैगजीन के लिए एक वीडियो है। जुलाई 2024 का एक मैगजीन बच गया था जिसे आज हम लोग कवर कर लेंगे, जिससे ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और जैसे अगली वीडियो आएगी वो अगले मंथ से रिलेटेड आएगी। तो इसे आप अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप जुलाई प्रतियोगिता दर्पण 2024 के प्लेलिस्ट को जब जैसे ही खोलिएगा तो आपको जनवरी से लेकर सितंबर तक के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न सीरीज और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में गाजा में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात किस भारतीय अधिकारी का इजरायली हमले में निधन हो गया? ऑप्शन है आपके सामने वैभव अनिल काले, सुमन महाजन, सुकांत सरदार या अनिल सुमन। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, वैभव अनिल काले। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनकी तस्वीर। आइए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि अभी इजराइल और फिलिस्तीन की जो गाजा पट्टी है वहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ है। अभी तो इजराइल ने 2 फ्रंट वार भी स्टार्ट कर दिया। वो लेबनान का जो हिजबुल्ला है और फिलिस्तीन का हमास, इन दोनों के खिलाफ उसने युद्ध छेड़ दी है। तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। 46 वर्षीय भारतीय अधिकारी कर्नल जो कि सेवानिवृत्त थे, वैभव अनिल काले ने 2022 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति ली थी और 3 सप्ताह पूर्व ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफिसर के रूप में गाजा के राफा शहर में सेवा देना शुरू किया था। तो ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से वो वहाँ पे डिप्यूट थे। वह राफा के यूरोपियन हॉस्पिटल में संयुक्त राष्ट्र की ओर से सुरक्षा कार्यों के लिए तैनात थे। इसी दौरान 13 मई को प्रातः संयुक्त राष्ट्र का वह वाहन इजरायली हमले का निशाना बन गया जिसमें वह सवार थे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की सहायता से मृत सैन्य अधिकारी किनका? तो सेवानिवृत्त कर्नल वैभव अनिल काले का पार्थिव शरीर 17 मई को पुणे लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। इससे प्रश्न मिलेंगे तो आप जरूर बना के आइएगा। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीबीआई जांचों के लिए सामान्य अनुमति जारी की है? ऑप्शन है आपके सामने पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान या तमिलनाडु। तो सही उत्तर है दोस्तों छत्तीसगढ़। अब इसको समझते हैं कि सीबीआई की सामान्य अनुमति क्या होती है, ये जानना बहुत जरूरी है और वर्तमान में क्या स्थिति है। तो 9 राज्यों में सीबीआई को नहीं है सामान्य अनुमति। आपको पता ही होगा देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ की, इसका सही उत्तर था दोस्तों छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने राज्य में विभिन्न आपराधिक मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को प्रदत्त सामान्य अनुमति अप्रैल 2024 में पुनः प्रदान कर दी है। इससे पूर्व भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जनवरी 2019 में ऐसी सामान्य अनुमति वापस ले ली थी, जिसके चलते राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना सीबीआई के लिए आवश्यक हो गया था। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में सीबीआई जांचों के लिए सामान्य अनुमति देने के पश्चात अब ऐसे राज्यों की संख्या 9 रह गई है जहां राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई न तो कोई मामले की जांच कर सकती है तथा ना ही कोई केस दर्ज कर सकती है। तो दोस्तों सीबीआई आपको पता ही होगा, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी भी राज्य में जांच के लिए पहले से वहाँ की सरकार के एक ग्रीन सिग्नल मिला रहता है, तभी वो वहाँ पे किसी भी केस की अनुमति कर सकती है। लेकिन अगर राज्य सरकार ने उसे रोक दिया तो वो ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, तो जब तक वो अनुमति नहीं लेती तब तक वहाँ जांच छानबीन नहीं कर सकती। तो वर्तमान में ऐसे 9 राज्य हैं जहाँ पे राज्य सरकार ने उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं दी है, यानी सामान्य अनुमति नहीं दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्यों में सीबीआई जांच के लिए सामान्य अनुमति देने के पश्चात अब ऐसे राज्यों की संख्या कितनी रह गई है जहां राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई सीबीआई न तो किसी मामले की जांच कर सकती है तथा न ही कोई नया केस दर्ज कर सकती है। तो इसका ऑप्शन है, हमने आपको अभी भी एक्सप्लेनेशन बताया कि 9 राज्य अभी भी है जहां पे ये कंडीशन लागू है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में, और दोस्तों अगर मेरा वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके
तो इसका पूरा डिटेल में भी दिया गया है आपको। प्रतियोगिता दर्पण की जो सीरीज है उसमें पहले इसको पूरे डिटेल में समझाया है कि कौन कौन से अभी राज्य है और क्या होती है सम्मान अनुपाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, राजस्थान से या कर्नाटक से। तो बहुत बड़ा न्यूज बना था दोस्तों, उड़ीसा से। डीआरडीओ ने देश की सामरिक क्षमता को बल प्रदान करते हुए अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक मिसाइल यानी नेक्स्ट जनरेशन की असिस्टेंस रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 1 मई 2024 को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल को पैराशूट की सहायता से जमीन पर उतारने का पहला परीक्षण सफल रहा? ऑप्शन है आपके सामने, अर्जुन, भीम, भीष्म या बाहुबली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भीष्म। ये एक ऐसा है, पहले इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूक्रेन की यात्रा पर थे तो ऐसे जो पोर्टेबल अस्पताल वहाँ पे भारत में सहायता के रूप में दिया गया है कि वहाँ के लोगों के, जख्मी लोगों के लिए, सेनाओं के लिए यूज हो सके, ऐसे अस्पताल भारत ने उसको सहायता के रूप में दी है यूक्रेन को। अब इसको समझते हैं। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल को पैराशूट की मदद से आकाश से धरती पर उतारने का एक सफल परीक्षण वायुसेना द्वारा आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में 14 मई 2024 को किया गया। और अभी जो अगस्त में भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन गए थे तो यह भीष्म अस्पताल, पोर्टेबल अस्पताल उसको भेंट की गई, मतलब दी गई। लोहे के फ्रेम से ढके भीष्म अस्पताल में शामिल 36 विभिन्न क्यूब बॉक्सेज में एक्सरे, खून की जांच, ऑपरेशन थिएटर व वेंटिलेटर आदि की सुविधाएं उपलब्ध है, जिनका उपयोग गोली लगने, फ्रैक्चर, छाती, सिर व रीढ़ की अन्य चोटों के मामले प्राथमिक उपचार के लिए किया है। खासकर युद्धग्रस्त क्षेत्रों के लिए बहुत रामबाण है। तो इसके लिए पैराशूट का विकास जो किया है, कौन किया है? तो आगरा स्थित हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, याद रखिएगा, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, कहाँ की? तो आगरा की ADRRE द्वारा किया गया है। ठीक है, तो भीष्म पोर्टेबल अस्पताल नाम याद रखिएगा। भीष्म का पूरा नाम देखिए, भीष्म का पूरा रूप क्या है? तो भारत, BHISHM, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। इस पोर्टेबल अस्पताल का विकास स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है और इसकी सहायता से एक साथ 200 लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, छठा क्वेश्चन था और ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सारे ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, 7वां प्रश्न, हाल ही में किस बीमारी के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 5 जिलों में परीक्षण का कार्य 13 मई 2024 से शुरू कर दिया गया? खसरा, पोलियो, हैजा या टीबी? तो सही उत्तर है दोस्तों टीबी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी डिवीजन CTD व भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की पहल पर यह ट्रायल विभिन्न राज्यों में चुनिंदा जिलों में ही पिछले कुछ समय से चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 5 जिलों, कौन कौन से जिले? तो उत्तर पूर्वी, दक्षिण, नई दिल्ली व पश्चिमी दिल्ली में परीक्षण 13 मई से शुरू किया गया है। 8वां प्रश्न, हाल ही में अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ऑप्शन है आपके सामने, गोपीचंद थोटाकुरा, गोपीचंद नारायण, केशव नारायण या राकेश कुमार। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 1, गोपीचंद थोटाकुरा। इमेजेज में आपको उनको देख सकते हैं, इंडियाज फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। अब इसको थोड़ा समझते हैं क्योंकि आपने राकेश शर्मा का भी नाम सुना होगा। ठीक है, तो भारतीय पायलट कैप्टन गोपीचंद थोटाकुरा ने उस समय इतिहास रचा जब अमेजन के संस्थापक जेफ बोसेज की कंपनी ब्लू ऑरिजिन्स के न्यू शेफर्ड 25 NS-25 मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा उन्होंने 19 मई 2024 को की। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, किस कंपनी की थी, किस कंपनी के माध्यम से उन्होंने यात्रा की, वो कंपनी का कौन सा मिशन था, ठीक है, कब किया? तो यहाँ से सारे प्रश्न आप एक्सप्लेनेशन में समझ सकते हैं। अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले गोपीचंद थोटाकुरा पहले भारतीय है। पहले भारतीय, अब आपको राकेश शर्मा आ रहा होगा नाम दिमाग में क्योंकि आपने अभी तक ये याद किया, तो वैसे अब बता दें, वैसे अंतरिक्ष यात्रा करने वाले वो दूसरे भारतीय हैं
उनसे पूर्व भारत के विंग कमांडर राकेश शर्मा ने रूसी सोयूज के जरिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ठीक है। ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए भारत के गोपीचंद के साथ चालक दल के 5 सदस्यों में मेसन एंजल, सिल्वेन सिरोन, केथन एल हैस, केरोल स्कॉल और अमेरिकी वायुसेना के पूर्व कैप्टन 90 वर्षीय एड डिवाइड शामिल थे। 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले अमेरिकी वायुसेना के पूर्व कैप्टन 90 वर्षीय एड डिवाइड विश्व के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। तो पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं गोपीचंद और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। ठीक है। तो याद रखिएगा, हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले विश्व के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री एड डाइवार्ट किस देश के हैं? तो ये है अमेरिका के। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 साल के अंतरिक्ष यात्री ने बनाया रिकॉर्ड। 10वां प्रश्न, हाल ही में किस संस्था द्वारा WAH, इसका हिंदी होगा रिंकल्स अच्छे हैं, मुहिम की शुरुआत की गई? किस संस्था द्वारा? इसरो द्वारा, DRDO द्वारा, CSIR द्वारा या UNSCR द्वारा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों CSIR द्वारा यह मुहिम की शुरुआत की गई है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। क्या है ये वाह? रिंकल्स अच्छे हैं वाह, इसका शॉर्ट फॉर्म है वाह मंडे। इस अभियान की शुरुआत CSIR ने की है। यहाँ वाह से तात्पर्य है W से रिंकल्स, A से अच्छे, H से हैं, यानी रिंकल्स अच्छे हैं, अर्थात स्त्री किए हुए कपड़े पहनने से रिंकल्स युक्त कपड़े पहनना ही अच्छा है। काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR ने अपनी एक सोच के तहत सप्ताह में कम से कम एक दिन, वो दिन कौन सा हो? सोमवार, कम से कम एक दिन बिना स्त्री किए कपड़े पहनकर ही कार्यालय आने का आदेश दिए गए हैं। CSIR का मानना है कि एक जोड़ी कपड़े इस्त्री करने में लगभग 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, इसलिए बिना इस्त्री किए हुए कपड़े पहनकर कोई भी व्यक्ति 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन को रोक सकता है। तो वह मुहिम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? वह मंडे, रिंकल्स अच्छे हैं मंडे, हर मंडे को, तो यह शुरुआत की गई है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 11वां प्रश्न, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन के नेता के रूप में श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं भाई, प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री PM। ठीक है, गलती से मुख्यमंत्री हो गया। UPA, NDA, इंडिया या UDF? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? आपको पता ही होगा, NDA के तरफ से वो चुने गए। 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के दौरान 7 चरणों में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए गए। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता इस चुनाव ने सौंपी है। NDA की सीटों की संख्या इस बार 350 प्लस से घटकर 293 तक हो गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 240 ही है। और NDA में तेलुगु देशम पार्टी व जनता दल यूनाइटेड इस बार किंग मेकर की भूमिका में रहे, आपको पता ही होगा। निवर्तमान सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों सहित कुल 18 मंत्री इस बार चुनाव में पराजित हुए। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इमेज में दिखेगा, चार्ट में दिखेगा, पार्टी वाइज 2024 में सीट कितने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कितने सीटों पे चुनाव लड़ा, कितने सीटें प्राप्त हुए, 2019 में कितने सीटें थे। ठीक है, तो इसे आप अच्छा से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और भी कुछ 18वीं लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें से प्रश्न बनने की संभावना लगातार बने रहती है, उसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद है। उनकी आयु 25 वर्ष 3 माह है। तो कहाँ? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज। बिहार के समस्तीपुर से लोजपा यानी रोजपा रामविलास LJPR के टिकट पर निर्वाचित संभावी दूसरी सबसे युवा सांसद है। इनकी आयु 25 वर्ष 11 माह है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न भी बन सकते हैं। भाजपा के शंकर लालवानी इंदौर से रिकॉर्ड 11,75,992 सीटों के साथ
सबसे भारी मतों के अंतर से जीतने वाले सांसद है। वहीं उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना के टिकट पर निर्वाचित रविंद्र वायकर ने केवल 48 मतों से अंतर से इस जीत की। तो सबसे बड़ा अंतर कौन? तो भाजपा के शंकर लाल लालवानी इंदौर सीट से, और सबसे कम अंतर से तो पश्चिमी मुंबई के शिवसेना सीट से रविंद्र वायकर ने 48 मतों से। असम के जेल में निरुद्ध कट्टरपंथी खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह संधू ने जेल में रहते हुए खडूर साहिब, जो कि पंजाब का लोकसभा क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र से संसदीय निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लगभग 2 लाख मतों के अंतर से उन्होंने चुनाव जीता। नेक्स्ट पॉइंट और है, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचित 543 सांसदों में 73 महिलाएं हैं, जबकि पिछले 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 78। मध्य प्रदेश में नोटा, ठीक है, नॉन ऑफ द एबव के लिए 2,18,174 मत इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में पड़े, जो इस मामले में रिकॉर्ड है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों। कांग्रेस के राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली तथा केरल के वायनाड सीटों से निर्वाचित हुए हैं। समाजवादी पार्टी को 2019 के चुनाव में 5 सीटें प्राप्त हुई थी। अब यह पार्टी 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि भाजपा के सीटों की संख्या सिमटकर 33 रह गई है। और पिछले 2019 के चुनाव में भाजपा अकेले 62 सीटें प्राप्त की थी। ठीक है। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती की बीएसपी उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी लगभग 150 उम्मीदवार खड़े किए थे, उसका कोई भी उम्मीदवार इस चुनाव में नहीं जीत पाया है। तो इस पार्टी का लगभग सफाया हो गया है, पूरी तरह सफाया हो गया। मध्य प्रदेश में भी लोकसभा की 29 सीटें तथा मध्य प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटें तथा गुजरात की 26 में से 25 सीटें भाजपा के खाते में गई है। तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड व सिक्किम में एनडीए को कोई भी सीट प्राप्त नहीं हुआ है। तो वहीं पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व मिजोरम में से कोई सीट कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली है। नागालैंड में 20 वर्ष के पश्चात लोकसभा की सीट कांग्रेस ने जीती है। इस बार पहली बार केरल में भी भाजपा ने अपना खाता खोला है और 1 सीट जीता है। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद श्री मोदी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए संपन्न ताज़ा चुनाव में किस सीट से भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध ही निर्वाचित घोषित कर दिए गए? गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद या वायनाड? तो सही उत्तर है दोस्तों सूरत से भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल निर्विरोध ही निर्वाचित घोषित कर दिए गए। इस सेट पर कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया था तथा शेष बचे 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। अगला प्रश्न, 18वीं लोकसभा के साथ कराए गए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किस राज्य में विधानसभा के 10 उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचन हुआ? उड़ीसा राज्य, आंध्र प्रदेश, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में ऐसा हुआ है। और कुछ देख लेते हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, नहीं, ये 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न, हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद हैं, उनकी उम्र 25 वर्ष 3 माह है। बी ऑप्शन है, बिहार के समस्तीपुर से लोजपा रामविलास के टिकट पर निर्वाचित संभावी दूसरी सबसे युवा सांसद है, इनकी आयु 25 वर्ष 11 माह है। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी, भाजपा के शंकर लाल वानी इंदौर से रिकॉर्ड 11,75,092 मतों के अंतर से जहां निर्वाचित हुए हैं। वहीं ऑप्शन डी है, उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना के टिकट पर निर्वाचित रविंद्र वायकर ने केवल 18 मतों के अंतर से विजय इस चुनाव में दर्ज की है। ई ऑप्शन है, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। 15वां प्रश्न है, हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? ऑप्शन ए है, 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 543 सांसदों में 73 महिलाएं हैं, जबकि पिछली 17वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या 78 थी। तो ये सही है। बी ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में नोटा के लिए 2,18,674 मत इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में पड़े, जो इस मामले में रिकॉर्ड है। तो ये भी सही है। कांग्रेस के राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली तथा केरल के वायनाड सीटों से निर्वाचित हुए हैं। तो ये भी सही है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो ये सही, उपरोक्त सभी विकल्प सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां प्रश्न, हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है समाजवादी पार्टी को 2019 के चुनाव में 5 सीटें प्राप्त थी। यह पार्टी अब 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी है भाजपा की सीटों की संख्या सिमटकर 33 रह गई है, पिछले चुनाव में उसे अकेले 62 सीटें प्राप्त हुई थी, तो ये भी विकल्प सही है। हम लोग ने एक्सप्लेनेशन में इसकी चर्चा की। ऑप्शन सी है बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी लगभग 150 उम्मीदवार खड़ा किए थे, उसका कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका है, तो ये भी ऑप्शन सही है। यानी ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड व सिक्किम में एनडीए को कोई भी सीट प्राप्त नहीं हुआ है, तो सही है। ऑप्शन बी है पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व मिजोरम में कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिली है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है नागालैंड में 20 वर्षों के पश्चात लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी है इस बार पहली बार केरल में भाजपा को 1 सीट प्राप्त हो सकी है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन ई सही है, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। 18वां प्रश्न लेते हैं, 18वीं लोकसभा के चुनाव के साथ साथ कितने राज्यों में विधानसभाओं के लिए चुनाव संपन्न हुए? तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा कि 4 विधानसभाओं के भी चुनाव संपन्न हुए, एक एक करके हम लोग देखेंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्य कौन कौन से, तो याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के 2 और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। ये सभाओं के चुनाव संपन्न है। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को जहां पहले से ही अधिक मजबूती से सत्ता पर कब्जा बना रहा, वहीं और उड़ीसा में बीजू जनता दल के 24 वर्ष के शासन का अंत हुआ तथा पहली बार ही भाजपा ने सत्ता पर कब्जा किया है। कहां? तो उड़ीसा में। अरुणाचल प्रदेश में दोबारा भाजपा आई है। उड़ीसा में बीजू जनता नवीन पटनायक की और बीजू जनता को पराजित करके भाजपा वहां पहली बार चुनी गई है। और तीसरा क्या था? सिक्किम। तो सिक्किम में 32 में से 31 सीटें जीतकर विगत 5 वर्षों से सत्तारूढ़ रही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम ने सभी दलों को सफाया किया। जबकि चौथा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। जबकि आंध्र प्रदेश में विगत 5 वर्षों से सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह हराकर एनडीए ने सत्ता पर कब्जा किया। आंध्र प्रदेश की 175 संसदीय सदस्यीय विधानसभा में एनडीए गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के ही इन्होंने अकेले 135 सीट प्राप्त किए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ निम्न में से किस राज्य या राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराए गए? तो आप बताइए कौन कौन? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये कौन सा ऑप्शन है? बी में सही है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा चुनाव के संबंध में चुनाव के साथ संपन्न 4 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? एक तरफ राज्य दिया गया है और पार्टी के मुख्यमंत्री। तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी ने फिर से जीती है, सही है। उड़ीसा में बीजेडी, आप बताइएगा। सिक्किम में एसकेएम और आंध्र प्रदेश में टीडीपी। तो सही है दोस्तों। मुख्यमंत्री किन? तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं। उड़ीसा में बीजेडी के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, उड़ीसा में बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत है। यहाँ मिलान सही नहीं करना था, यहाँ पे मिलान गलत है, गलत। कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत है। उड़ीसा में बीजेडी की मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं। इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन मैंने गलती से मिलान सही है कर दिया है जबकि गलत होना चाहिए, ठीक है। 21वां प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव के पश्चात लगातार तीसरी बार वहां के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? यानी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन फिर से दोबारा चुने गए हैं? प्रेम सिंह तमांग, चंद्रबाबू नायडू, पेमा खांडू या मोहन चरण मांझी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे देख सकते हैं 2024 में बीजेपी को 46 सीटें मिली, पिछली बार 41 सीटें मिली थी। एनपीपी को पिछले बार भी 5 मिली थी, इस बार भी 5 मिली। अन्य को इस बार 9 मिली है, पिछले बार 14 मिली थी, ठीक है। बीजेपी की वोट परसेंटेज जो है देख सकते हैं, पिछली बार 50.9 था, इस बार 54.6% है। यहाँ पे बीजेपी आप देख सकते हैं इमेजेज में 60 सीटों में से बीजेपी को 46 सीटें प्राप्त हुई है। यहाँ पर देखते हैं, अब एक्सप्लेनेशन में थोड़ा और डीप में समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यीय 11वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में 11वीं विधानसभा का और इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। मतदान जो हुआ एक ही दिन हुआ, 19 अप्रैल को मतदान कराया हुआ। 62.95% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग इस चुनाव में किया। केवल 50 सीटों के लिए ही मतदान 19 अप्रैल को हुआ, ठीक है।
निवर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित उप मुख्यमंत्री सहित भाजपा के 10 उम्मीदवार निर्विरोध ही चुन लिए गए थे। तो 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए तो 85 सीटों पे ही चुनाव होगा ना। 2 जून को ही 11वीं विधानसभा का गठन कर दिया गया। ताज़ा चुनाव में पहले से अधिक सीटें जीतकर भाजपा से ही सत्ता पर बरकरार रखा है। इस बार 60 में से 46 सीटें भाजपा के खाते में गई, पिछले बार 41 गई थी। ठीक है, पिछली बार की तरह इस बार भी 5 सीटें भाजपा के सहयोगी हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी, उसके मिली है, तथा 3 सीटें अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को मिली है। ठीक है, तो बीजेपी को भाजपा को अरुणाचल प्रदेश के 11वीं लोकसभा विधानसभा चुनाव में कितने सीटें मिली है? 46 सीटें। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। 22वां प्रश्न, सिक्किम में संपन्न विधानसभा चुनाव के पश्चात लगातार दूसरी बार वहाँ के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? ऑप्शन है प्रेम सिंह तमांग, चंद्रबाबू नायडू, पेमा खांडू या मोहन चरण मांझी। तो ऑप्शन ए है प्रेम सिंह तमांग। एसकेएम पार्टी के 32 में से 31 सीटें जीतकर इन्होंने वहां पे सिक्किम विधानसभा, ठीक है, तो सिक्किम में कौन सी, तो सिक्किम में भी 11वीं विधानसभा का चुनाव हुआ। अरुणाचल में भी 11वीं और सिक्किम में भी 11वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें 32 में से 31 सीट एसकेएम की पार्टी जीती और उन्हीं के ही प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार वहां के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के पश्चात विगत 5 वर्षों से सत्तारूढ़ वाईएसआई कांग्रेस पार्टी का सफाया करते हुए आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? प्रेम सिंह तमांग, चंद्रबाबू नायडू, पेमा खांडू या मोहन चरण मांझी। तो सही उत्तर है दोस्तों तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू। यहाँ देख सकते हैं तेलुगु देशम पार्टी को जो पिछली बार 2019 में 23 सीट मिले थे, उसे उन्हें इस बार 135 सीट मिले हैं। जन सेना पार्टी को एक सीटें मिली थी, इस बार 21 सीटें मिली है। भाजपा को पिछली बार कोई भी सीट नहीं मिली थी, इस बार 8 सीटें मिली है। वाईएसआर कांग्रेस जो पिछली बार 151 सीटों के साथ सत्ता पर काबिज हुए थे, इस बार केवल 11 सीटों पर सिमट गई दोस्तों। 151 से 11 तो 175 सदस्यीय विधानसभा में 11 विधानसभा में 135 सीटें मिली किसको? तेलुगु देशम पार्टी को। और भाजपा जो सहयोगी दल से उसे 8 सीटें मिली। और 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तीसरी बार इन्होंने पद की शपथ ली। पहली बार कब बने थे? तो 1 सितंबर 1995 से 13 मई 2004 तक थे। दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने थे तो 8 जून 2014 से 29 मई 2019 तक थे। और अब तीसरी बार भी ये बने हैं। देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो यह 16वीं विधानसभा का चुनाव था, आंध्र प्रदेश की 16वीं विधानसभा का। अरुणाचल का 11वीं, सिक्किम का 11वीं, आंध्र प्रदेश का 16वीं और लोकसभा का 18वीं। 13 मई को की एक ही चरण में हुआ इस बार लोकसभा के चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश का चुनाव एक चरण में हुआ। 4 जून को मतगणना हुई। और विगत 5 वर्षों से सत्तारूढ़ वाईएसआर की जो मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का सामना इस चुनाव में करना पड़ा था। 135 सीटें चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी ने अकेले ही 2/3 बहुमत इस चुनाव में प्राप्त किए। 2019 में एनडीए से अलग हुई टीडीपी चुनाव में पूर्व ही एनडीए में वापसी। इस बार 2019 में बीजेपी से अलग होकर टीडीपी लड़ी थी, लेकिन इस बार पहले ही इन्होंने गठबंधन कर लिया था। ठीक है, इनकी अन्य सहयोगी दल थी कौन कौन? जन सेना पार्टी को भी 21 सीटें प्राप्त हुई है। इससे 175 में से एनडीए को 164 सीटें प्राप्त हुई और सत्ता पर कब्जा हुआ। हमने बता दिया कब कब ये मुख्यमंत्री रहे हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ले। 24वां प्रश्न, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? प्रेम सिंह तमांग तो नहीं, क्योंकि प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री है। चंद्रबाबू नायडू तो नहीं, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं। पेमा खांडू तो नहीं, आंध्र प्रदेश। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री हैं। मोहन चरण मांझी जो बीजेपी के हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इमेजेज में उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। विधानसभा का चुनाव हुआ है और कौन सी विधानसभा का चुनाव है? तो उड़ीसा का 17वां विधानसभा का चुनाव। तो एक एक करके हम लोग देखिए याद करते हैं दोस्तों। एक मतलब क्या सीरीज बन गई है, रुक जाइए हम बाद में बताते हैं। कितने 147 सदस्यीय विधानसभा के 17वें विधानसभा का चुनाव उड़ीसा में हुआ। भाजपा को जो पिछली बार 23 सीटें मिली थी, इस बार 78 सीटें प्राप्त हुई। बीजेडी यानी बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल पिछले बार 112 सीटें थी, इस बार 51 पर सिमट गई। कांग्रेस को पिछली बार 9 मिली थी, इस बार 14 मिली। माकपा को 1, इस बार भी 1, अन्य को 3 सीटें मिली। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप उड़ीसा की कमान संभालेंगे मोहन चरण मांझी। उम्र कितना है? तो इनका 52 वर्ष है। कहाँ से आते हैं? तो क्योझोर से आते हैं। अब देखिए उड़ीसा में कौन सा विधानसभा का चुनाव हुआ? तो 17वीं विधानसभा का चुनाव उड़ीसा में हुआ। 147 सदस्यीय 17वीं विधानसभा के चुनाव मतगणना 4 चरणों में हुए थे। मतदान 4 चरण में हुए थे, 13, 20 और 25 मई तथा 1 जून को कराया गया था। कुल मिलाकर 74.51% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में बीजू जनता दल सरकार 24 वर्ष के शासन का खात्मा करके अकेले ही अपने दम पर भाजपा ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया।
ताज़ा चुनाव में 78 सीटें जीतने वाली भाजपा पहली बार इस राज्य में मुख्यमंत्री मतलब सरकार गठन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मार्च 2020 से मई 2024 तक 24 वर्षों तक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक स्वयं कांताबाजी सीट से चुनाव पराजित हो गए। हालांकि 68 वर्षीय नवीन पटनायक 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, उनमें एक सीट से वो हार गए। कहां से हारे? कांताबाजी विधानसभा क्षेत्र से वो हार गए, जबकि हिंजली सीट से वो जीत गए। लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा दोस्तों, नवीन पटनायक 2 सीट से लड़े थे। कहां से? हिंजली विधानसभा क्षेत्र और कांताबाजी विधानसभा क्षेत्र, और कांताबाजी विधानसभा क्षेत्र से वो हार गए थे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, देखिए सिक्किम में 11वीं विधानसभा का चुनाव, अरुणाचल प्रदेश में 11वीं विधानसभा का चुनाव, 4 राज्य में चुनाव हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 16वीं विधानसभा का चुनाव, उड़ीसा में 17वीं विधानसभा का चुनाव और देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम 11वीं विधानसभा, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश 11वीं विधानसभा, आंध्र प्रदेश में 16वीं विधानसभा, उड़ीसा में 17वीं और देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां प्रश्न, हाल ही में हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री एक ही साथ निधन हो गया? अर्जेंटीना, इटली, ईरान और फिलिस्तीन। तो आपको पता ही होगा, ईरान में ऐसा हाल हुआ था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी व विदेश मंत्री हुसैन अमीरादुद्दीयान का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 19 मई 2024 को निधन हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, इन दोनों के नाम पूछ सकता है। चालक दल के सदस्यों सहित 6 व्यक्ति हेलीकॉप्टर में सवार थे। इन सभी की इस दुर्घटना में जान चली गई। यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष में हथियारों के तैनाती को रोकने के लिए अमेरिका व जापान द्वारा सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव किस देश द्वारा लाए गए वीटो के चलते खारिज हो गया? चीन, ईरान, रूस, भारत। तो सही उत्तर है दोस्तों रूस। अमेरिका व जापान द्वारा लाए गए यह प्रस्ताव सदस्य देशों को परमाणु हथियार सहित सामूहिक विनाश के सभी हथियारों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित न करने के लिए बाध्य करता था, जिसे जो सुरक्षा परिषद का जो पावर होता है ना, यूएनएससी का जो पावर होता है, वो बीटो कर दीजिए, सब कुछ खारिज। तो रूस ने वो बीटो कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 27वां प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां प्रश्न, हाल ही में किस देश को यूएनओ का पूर्ण सदस्य बनाने का प्रस्ताव महासभा द्वारा मई 2024 में पारित किया गया? इजराइल, लेबनान, फिलिस्तीन या सिएरा लियोन। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, फिलिस्तीन। समझते हैं क्या है ये मामला। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के लिए महासभा, आपको पता ही होगा संयुक्त राष्ट्र में महासभा होता है, और इस प्रस्ताव पर अनुमोदन जब तक सुरक्षा परिषद नहीं करता कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होता है। तो महासभा में लाए गए प्रस्ताव पर 10 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य है, तो 193 सदस्य देशों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत सहित कुल 143 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया। ठीक है, जबकि अमेरिका व इजराइल सहित 9 अन्य देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। 25 सदस्य ने मतदान में भाग नहीं लिया। भारी बहुमत से पारित प्रस्ताव में फिलिस्तीन को सदस्य बनाए जाने के लिए सुरक्षा परिषद से सकारात्मक रूप से पुनः विचार करने के लिए कहा गया। तो अब यह प्रस्ताव क्या जाता है, महासभा में जो भी प्रस्ताव पारित होगा वो जाएगा सुरक्षा परिषद में और वहाँ पे विचार किया जाएगा। तो अमेरिका तो वीटो करेगा ही। तो अभी तक फिलिस्तीन जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य अमेरिका देश पनामा के नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है। कौन बने हैं? तो जोसेल राउल मुलिनो, लॉरेंटिनो कार्टिजा, ली शिंग लुंग, लॉरेन वोंग। तो सही उत्तर है दोस्तों जोस राउल मुलिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जोस राउल मुलिनो तो बने हैं कहाँ के? पनामा के। तो सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री जोस राउल मुलिनो पनामा के राष्ट्रपति बने हैं, और ली शिंग लुंग जो है सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। तस्वीर में उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिपड़ी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विगत 5 वर्षों यानी 2019 से 2023 के दौरान विश्व में हथियारों का 3 सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, सऊदी अरब, चीन, भारत, टर्की, सऊदी अरब, कतर, भारत, सऊदी अरब, कतर, और डी ऑप्शन है चीन, भारत व पाकिस्तान। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत, सऊदी अरब व कतर। सिपड़ी जो है वो हथियारों के आयात निर्यात, हथियारों से संबंधित एक रिपोर्ट जारी करती है सालाना। तो पिछले 5 वर्षों में हथियारों के खरीद में सबसे बड़ा जो भारत जो है कई सालों से इसमें टॉप पे बना हुआ है। पहले स्थान पर है भारत, दूसरे स्थान पर सऊदी अरब और तीसरे स्थान पर है कतर। इसको समझते हैं और डिटेल में, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले तो सिपड़ी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपड़ी।
सिपरी की मार्च 2024 की जारी वार्षिक रिपोर्ट में भारत को ही विगत 5 वर्षों के दौरान विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र बताया गया है तथा इस मामले में दूसरा व तीसरा स्थान क्रमशः सऊदी अरब और कतर का है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। 2023 में सैन्य खर्चों के मामले में पहले 5 देश कौन है? अमेरिका जो है टॉप पर है, वह कितना खर्चा है? 916 अरब डॉलर। चीन दूसरे स्थान पर है 296 अरब डॉलर। रूस तीसरे स्थान पर है 109 अरब डॉलर। भारत चौथे स्थान पर 83.6 अरब डॉलर और सऊदी अरब 5वें स्थान पर है। जो संदर्भित वर्ष में वैश्विक सैन्य खर्च का 61%, ये 5 देश जो पूरी दुनिया जो सैन्य खर्च करती है ना, ये 5 देश उसका 61% खर्च करते हैं। उसी तरह अगला पॉइंट है, वर्ष 2023 में भारत का कुल सैन्य खर्च 83.6 अरब डॉलर था, जो पूर्व वर्ष यानी 2022 की तुलना से 4.2% अधिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 2023 में विश्व में कुल सैन्य खर्च जो है कुल जीडीपी का 2.3% रहा। 2023 में विश्व में प्रति व्यक्ति सैन्य खर्च कितना है? $306। प्रति व्यक्ति खर्च $306 है, जो 1999 के पश्चात सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार यह लगातार 29वां वर्ष है जब चीन के सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि दर्ज हुई है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, 1-2 बार रिपीट करके इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश और उनके सैन्य खर्चों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक तरफ देश है, दूसरी तरफ सैन्य खर्च है। अमेरिका 916 अरब डॉलर, तो अभी हमने देखा सही है। चीन 296 अरब डॉलर उनका सैन्य खर्च है, तो सही है। रूस 109 अरब डॉलर सैन्य खर्च है, तो सही है। 2023 का ये सैन्य खर्च है, ठीक है। भारत 83.6 अरब डॉलर, तो ये भी सही, यानी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है 2023 में विश्व के कुल सैन्य खर्च कुल वैश्विक जीडीपी का 2.3% रहा, तो सही है। ऑप्शन बी है 2023 में विश्व में प्रति व्यक्ति सैन्य खर्च $306 रहा था, जो 1990 के पश्चात सर्वोच्च था, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, यह लगातार 29वां वर्ष है जब चीन के सैन्य खर्च में वृद्धि दर्ज की है, तो ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत का कुल सैन्य खर्च पूर्व वर्ष यानी 2022 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है या कम है? तो हमने देखा एक्सप्लेनेशन में कि 4.2% अधिक है। 2022 से 2023 में 4.2% की वृद्धि हुई है भारत के सैन्य खर्च के मामले में, ठीक है। 83.6 अरब डॉलर भारत का सैन्य खर्च रहा। 33वां प्रश्न, चंद्रमा के सुदूर क्षेत्र में मिट्टी एवं चट्टानों के नमूने लाने के लिए चीन द्वारा अपने किस मून मिशन का प्रक्षेपण 3 मई 2024 को किया गया? तो यह था चांग-E6 याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CRS द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीयों ने वर्ष 2022 में अमेरिका की नागरिकता प्राप्त किए? ऑप्शन है आपके सामने 95,960, 85,960, 65,960 या 55,960। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 65,960 लोगों ने 2022 में भारतीय नागरिक जो अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, एक बार इसको थोड़ा अच्छा से समझते हैं। अमेरिका की नागरिकता ग्रहण करने वाले विदेशी मूल के लोगों में भारतीयों का दूसरा स्थान है, तो पहले स्थान भी कोई होगा, तो इसमें पहले स्थान पर मैं आगे बताऊंगा अमेरिकी, जिसके चलते अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। कांग्रेशनल अनुसंधान सेवा CRS रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 9,69,380 विदेशियों को अमेरिका की नागरिकता दी गई, जिसमें सबसे अधिक 1,28,878 नागरिक जो थे मैक्सिको के लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की, और दूसरे नंबर पर कौन था? भारत, जबकि दूसरे स्थान पर भारतीय थे। कितने? तो 2022 में 65,960 भारतीयों ने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की है। इसके बाद क्रमशः फिलीपींस का स्थान आता है, फिर क्यूबा, फिर डोमिनिक रिपब्लिक, फिर वियतनाम, फिर चीन का स्थान आता है। अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा जारी एक अन्य रिपोर्ट 2022 में रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में रह रहे विदेशी मूल के नागरिकों की संख्या 46 मिलियन बताई गई है, जो वहाँ के कुल जनसंख्या 333 मिलियन, उसका 14% है, यानी विदेशी मूल के लोग जो वहाँ पे हैं 14% है। अमेरिका की कुल जनसंख्या 333 मिलियन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करने वाली संस्था रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर यानी रिपोर्टर्स
बॉर्डर्स नामक संगठन किस देश से संबंधित है? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका या फ्रांस? तो यह संगठन है फ्रांस की। समझते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति के आकलन के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की गणना फ्रांस के एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी की जाती है। 3 मई 2024 को विश्व स्वतंत्रता दिवस के दिन जारी 180 देशों के इस सूचकांक में भारत का स्थान 159वां है। पिछले वर्ष 180 देशों में भारत का स्थान 161वां था। भारत के लिए यह सूचकांक 31.28 आकलित है। इस वर्ष भारत की स्थिति में 2 पायदान का सुधार होने का बावजूद भारत की स्वतंत्रता की प्रेस स्वतंत्रता की मामले में भारत में अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। वर्ष 2024 की ताज़ा रिपोर्ट में शीर्ष स्थान नॉर्वे, लगातार 7वें वर्ष नॉर्वे को पहला स्थान दिया गया, वहीं सबसे निचले पायदान पर इरिट्रिया। तो एक बार इसका समरी क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक फ्रांस के द्वारा जारी की, फ्रांस की एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसके द्वारा जारी की जाती है। लगातार 7वें वर्ष नॉर्वे को पहला स्थान दिया गया है। इरिट्रिया सबसे निचले यानी 180वें पायदान पर है। भारत को इस सूचकांक में 31.28 अंक दिया गया है, जो कि 159वें स्थान पर है। पिछले साल भारत 161वें स्थान पर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ें को आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो अभी हमने देखा नॉर्वे लगातार 7वें वर्ष। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, इस्टोनिया, पुर्तगाल, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और जर्मनी टॉप 10 देश। हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत 31.28 अंकों के साथ 159वें स्थान पर है। ऑप्शन डी। भारत के पड़ोसी देश के देख सकते हैं तो नेपाल 74वें स्थान पर, भूटान 147वें, श्रीलंका 150वें, पाकिस्तान 152वें, भारत 159वें, बांग्लादेश 165वें, म्यांमार 171वें, चीन 172वें और अफगानिस्तान 180वें। तो अंतिम स्थान पे कौन है? तो इरिट्रिया है। ठीक है, 16.64 अंकों के साथ इरिट्रिया 180वें स्थान पर। अगला प्रश्न, हाल ही में 28 मई 2024 को निम्न से किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता प्रदान किया? नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, उपरोक्त सभी देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। हाल ही में 1950 से 2015 के दौरान विभिन्न देशों के अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक जनसंख्या के अनुपात में आए परिवर्तन से संबंधित एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा, प्रधानमंत्री की विदेश मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा या गृह मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं द्वारा। तो यह जारी की है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। यहाँ पे कुछ समझते हैं, कुछ पॉइंट को ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है, उसे जानना बहुत जरूरी है। 1950 से 2015 के दौरान विभिन्न देशों के अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक जनसंख्या के अनुपात में आए परिवर्तनों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा सदस्यों द्वारा मई 2024 में जारी की गई। रिलीजियस माइनॉरिटीज ए क्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950-2015 शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट को आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों कौन कौन? अब्राहम जोन्स, अपूर्व कुमार मिश्रा व शामिका रवि ने तैयार किया है। 167 देशों में अल्पसंख्यक समुदायों में जननांकीय बदलाव का विश्लेषण करते हुए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि संदर्भित अवधि यानी 1950 से 2015 के दौरान भारत में कुल जनसंख्या में जहां बहुसंख्यक जनसंख्या के अनुपात में काफ़ी गिरावट आई है, बहुसंख्यक यानी हिंदू, ठीक है, तथा अल्पसंख्यक जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि हुई है, यानी बहुसंख्यकों की जनसंख्या में गिरावट और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। वहीं पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान व श्रीलंका में अल्पसंख्यकों की आबादी में घटा है। ये उल्टा है, पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक का अनुपात घटा है और भारत में अल्पसंख्यकों का बढ़ा है और बहुसंख्यकों का घटा है। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का अनुपात 7.82% बिंदु घट गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या 1950 में कुल जनसंख्या का 84.68% थी, जो घटकर 2015 में 78.06% रह गई है। तो 1950 में 84.68 से हिंदू की जनसंख्या घटकर 78.06% 2015 में रह गई है। इस अवधि में मुस्लिम की जनसंख्या की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 1950 में कुल जनसंख्या में मुस्लिमों की जनसंख्या जो थी 9.84 थी, वह 2015 में बढ़कर 14.09% हो गई थी। संदर्भित अवधि में मुस्लिम जनसंख्या में 43.15% की वृद्धि हुई है। हिंदुओं में 7.82% की मतलब घाटा हुआ है, तो मुस्लिमों में 43.15% की वृद्धि हुई है। जैन समुदाय की जनसंख्या इस अवधि में 0.45% से घटकर 0.36% ही रह गई है। सिख जनसंख्या 1950 में कुल
देश की कुल जनसंख्या का 1.24% थी, जो कि 2015 में 1.85 हुई है, जो कि बढ़ी है। संदर्भित अवधि में सिख जनसंख्या में 6.58 की वृद्धि दर्ज की गई है। अब उसी तरह 1950 में देश की कुल जनसंख्या में पारसी जनसंख्या का जो हिस्सा था वो 0.03% थी। 2015 में यह अनुपात घटकर 0.00% रह गई है, 0.2% रह गई है। उसी तरह भारत के पड़ोसी देश में 1950 में 77.45% जनसंख्या मुस्लिम थी, जो कि 2015 में बढ़कर 80.36% हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम हिस्सेदारी में सर्वाधिक वृद्धि बांग्लादेश में हुई है, जो 65 वर्षों में 74.25% से बढ़कर 88.02% हो गई है। अफगानिस्तान में भी कुल जनसंख्या में बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या का भाग 88.75% यानी 1950 में जो था वो बढ़कर 89.01% हो गया है। इसे पूरे 1-2 बार रिवीजन करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950-2015 की रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक सलाहकार परिषद के निम्न में से किस सदस्यों को द्वारा तैयार किया गया है? अब्राहम जोन्स, अपूर्व कुमार मिश्र या शाकिमा रवि या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, ऑप्शन है आपके सामने, उसको देना है। हिंदुओं की जनसंख्या, तो आप इसको पढ़िएगा और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई। एक्सप्लेनेशन को अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। 43वां प्रश्न है। हाल ही में संपन्न एक समझौते के तहत ईरान ने चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के संचालन अधिकार कितने वर्ष के लिए भारत को सौंपी है? चाबहार बंदरगाह को सुना होगा, तो उसका एक बंदरगाह है, चाहे टर्मिनल है शाहिद बेहेश्ती, तो इसका अधिकार भारत को 10 वर्षों के लिए प्राप्त हुआ है। इसको समझते हैं दोस्तों। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन के 10 वर्षों के लिए अधिकार जो है भारत को सौंपने के लिए ईरान व भारत के बीच 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर 13 मई 2024 को हुआ। इसके तहत शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का पूरा मैनेजमेंट 10 वर्षों तक भारत के पास रहेगा। शाहिद बेहेश्ती के अतिरिक्त शाहिद कलंतरी भी चाबहार बंदरगाह का दूसरा टर्मिनल है। भारत व ईरान के मध्य संपन्न समझौते के तहत शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का प्रबंधन ही भारत को मिला है। तो दूसरा टर्मिनल क्या है? तो शाहिद कलंतरी, वो नहीं मिला है, याद रखिएगा, शाहिद बेहेश्ती मिला है। ठीक है, शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अरब सागर होते हुए अफगानिस्तान तक, उससे आगे मध्य एशिया तक सीधी पहुंच भारत को स्थापित होती है। चाबहार बंदरगाह के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के साथ एकीकृत करने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे चाबहार बंदरगाह के रास्ते ईरान व अफगानिस्तान के साथ साथ अर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया तथा यूरोप के साथ व्यापार सीधे तौर पर किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा? तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन रहा? तो इस साल फिर से चीन ने अमेरिका को पछाड़ के पहले स्थान पर आ गया है। इसको हम लोग समझते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से दोस्तों। थोड़ा जानना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। यह खुलासा आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेडर्स रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार 2023-24 में भारत व चीन का द्विपक्षीय व्यापार 118.4 अरब डॉलर रहा, जबकि अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 118.3 अरब डॉलर रहा। तो 0.1 अरब डॉलर से चीन जो है आगे निकल गया। GTRI के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत से चीन के निर्यात में 8.7% की वृद्धि हुई तथा यह 16.67 अरब डॉलर रहा, जबकि चीन से आयात 3.324% की वृद्धि के साथ 101.7 अरब डॉलर रहा। भारत और चीन के व्यापार में ना भारत को घाटा होता है। ठीक है, भारत ज़्यादा चीज़ चीन से मंगाता है और कम चीन को बेचता है। एकदम मतलब 80 और 20 का आंकड़ा है, जबकि 80-20 नहीं 90
और 10 का आंकड़े, जबकि अमेरिका के साथ व्यापार घाटा नहीं, व्यापार का फायदा होता है। भारत अमेरिका को ज़्यादा व्यापार करता है और वहाँ से कम चीज़ें मंगवाता है, तो ये हमारे लिए निगेटिव होता है। इसके विपरीत अमेरिका को भारत के निर्यात में 1.32% गिरावट आई तथा 77.5 अरब डॉलर के, देखिए, जबकि 20% गिरावट के साथ अमेरिका से भारत के आयात 40.8 अरब डॉलर 2023 में रहे। तो जब भारत जहां 77 अरब डॉलर अमेरिका को निर्यात किया, तो वहीं अमेरिका से आयात किया 40 अरब डॉलर। वहीं जहां चीन की बात की जाए तो भारत चीन को 16 अरब डॉलर का सामान निर्यात करता है और वहां से मंगाता है 101 अरब डॉलर का सामान मंगाता है। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। और इसके बाद तीसरे स्थान पर आता है यूएई, ठीक है, उसके बाद आता है रूस और उसके बाद सऊदी अरब और फिर सिंगापुर भारत के साथ व्यापार के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किसके निर्यात पर लगा 5 माह पुराना प्रतिबंध मई 2024 में फिर से हटा लिया गया? तो यह था प्याज। चर्चा में रहा रिपब्लिक फर्स्ट बैंक जो हाल ही में फेल हो गया, किस देश का क्षेत्रीय बैंक है? तो यह बैंक है अमेरिका का क्षेत्रीय बैंक है, ठीक है। हाल ही में जारी खाद्यान्न मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के खनिज उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इस बार देश में 7.5% की खनिज उत्पादन की वृद्धि हुई है, ठीक है। इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न निकल सकते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में देश के कुल कितनी नई कंपनियों का पंजीकरण हुआ? तो इस साल देश में कुल नई कंपनियों का पंजीकरण जो 23-24 में हुआ 1,85,312, 1,85,312। कंपनी मामलों के मंत्रालय यानी एमसीए के आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश में 1,85,312 नई कंपनियों का पंजीकरण हुआ, जो पूर्व वित्तीय वर्ष 22-23 के पंजीकरण जो थे 1,59,295, उसमें 15% की वृद्धि को दर्शाता है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में नई कंपनियों का सर्वाधिक पंजीकरण कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली में, ठीक है। और इसमें इसका हिस्सेदारी कितना है? तो 17.6%। जो जितने भी पंजीकरण में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 17.6%, उत्तर प्रदेश की 11.1% और दिल्ली की 9.2% रही। विशेष उल्लेखनीय यह है कि 2023-24 में जम्मू कश्मीर में भी 1,433 नई कंपनियों का पंजीयन किया गया, जो वहां कारोबार गतिविधियों में तेजी का प्रतीक है। कंपनी मामलों के मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में देश में 16,91,495 पंजीकृत कंपनियां काम कर रही है और 9,31,644 पंजीकृत कंपनियां बंद पड़े हैं। ये बंद पड़े कंपनियां सिरदर्दी का काम है। 2023-24 में भारत के राष्ट्रीय बैंकों में शुद्ध लाभ में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 35% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में देश में कार्यरत लघु वित्त बैंकों की संख्या कितनी है? तो लघु वित्त बैंकों की संख्या 11 है। कौन कौन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 11 का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। 1 से लेकर 11 तक आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखिएगा तो जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका लिस्ट आपको मिल जाएगा। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना लाभांश सरकार को दान किया है? तो इस बार दान किया है भारत ने 2,10,874 करोड़ रुपया। हर साल का आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। 2023-24 में 2,10,874 करोड़ रुपया सरकार को दी है आरबीआई ने अपने लाभांश का। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 39वां, 54वां, 44वां, 45वां? तो सही उत्तर है दोस्तों 39वां स्थान रहा। भारत के पड़ोसी देशों का भी रैंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। इंग्लैंड के सरे विश्वविद्यालय के सहयोग से तैयार किए गए विश्व आर्थिक मंच की वर्ष 2024 की ताज़ा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान अमेरिका का है तथा सबसे निचला पायदान माली का है। सबसे ऊपर अमेरिका, सबसे नीचे माली। भारत के लिए यह सूचकांक 4.25 आकलित किया गया है तथा 119 देशों में 39वां स्थान दिया गया है, जो कि दक्षिण एशिया में सर्वोच्च स्थान है। पिछली 2021 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 55वां था। इस सूचकांक का मान 1 से 7 के बीच में है। इसमें 1 सबसे खराब की स्थिति है, जबकि जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा होते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका पहले, स्पेन दूसरे, जापान तीसरे, जबकि माली सबसे लास्ट पर, उसके ऊपर है सीरा लियोन, उसके ऊपर कैमरून। हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो यह नवरत्न कंपनी बन गई है इरेडा लिमिटेड। तो देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 17 है। और देश में महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 में देश के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो देश के जीडीपी में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ पे देख सकते हैं आप हर साल में वृद्धि क्या रहा है और इस साल में भी क्या, चौथे क्वार्टर में जो था पूरे साल में क्या वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। 23-24 में भी दिया गया तिमाही का। और हाल ही में एनएसओ द्वारा जारी ताज़ा आंकड़े के अनुसार स्थित मूल्यों पर
स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो उपरोक्त सही सारे ही विकल्प सही है, आप एक बार ध्यान से इसे देख लीजिएगा, सारे ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एनएसओ द्वारा जारी ताजा आकलन के अनुसार चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो उपरोक्त सारे ही विकल्प सही है। वीडियो को पॉज करके इसे आराम से सुनिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं काफ़ी। हाल ही में एनएसओ द्वारा जारी 2023-24 के लिए जारी ताज़ा आकलन के अनुसार निम्नलिखिट में से कौन सा मिलान सही है? तो तिमाही दिया गया, उधर वृद्धि दर्ज की गई। तो पहली तिमाही Q1 में 8.2%, दूसरी तिमाही Q2 में 8.1%, तीसरी तिमाही Q3 में 8.6%, चौथी तिमाही Q4 में 7.8%। तो उपरोक्त सभी ही सही है, देख सकते हैं यहाँ पे। भारत में चीन के नए राजदूत कौन है? तो भारत में चीन के नए राजदूत चुने गए हैं शू फीहोंग। शू फीहोंग भारत में चीन के नए राजदूत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में चीन के नए राजदूत शी फूहोंग। नेक्स्ट, नौसेना के नए उप प्रमुख, तो इसे क्योंकि अब चेंज हो गए हैं वर्तमान में, भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं कौन? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन चुने गए हैं, देख सकते हैं। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी द्वारा नौसेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के पश्चात वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना का उप प्रमुख 1 अप्रैल 2024 को बनाया गया। इस नियुक्ति से पूर्व वाइस एडमिरल स्वामीनाथन नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का पहला अध्यक्ष चुना गया है संजय कुमार मिश्र को। तस्वीरों में आप देख सकती हैं निर्मला सीतारमण के साथ। झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष मई 2024 में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सत्र 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, संजीव पुरी। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, कपिल सिब्बल। इस पद के लिए 16 मई 2024 को संपन्न चुनाव में 1066 मत कपिल सिब्बल को प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय को 689 मत मिले। इस पद पर डॉक्टर आदित्य सिंह अग्रवाल का स्थान उन्होंने लिया है। कपिल सिब्बल 2 दशक पश्चात इस चुनाव में उतरे हैं। इससे पूर्व 3 बार 1995, 1997 और 2001 में भी वह इस संघ के यानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के लिए लक्षु महाराज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2024 के लिए लक्षु महाराज पुरस्कार प्रदान किया गया जयपुर के कथक पंडित राजेंद्र गंगानी को। कथक डांसर, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार ना 10 वर्षों के लिए लक्षु पुरस्कार दिया गया। 10 वर्षों से लक्षु पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो इन 10 वर्षों का लक्षु पुरस्कार की घोषणा एक ही साथ की गई। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 के लिए पंडित राजेंद्र गंगानी, यहाँ पे 2015 के लिए आपको नाम आएगा, कुछ बड़े नाम भी हैं, सारे ही बड़े नाम है। इसमें हेमा मालिनी को 2018 के लिए दिया गया है, सायरा बानो के लिए 2019 के लिए दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा। बस 20 में नहीं दिया गया था कोरोना के कारण, 2020 में कोविड-19 के कारण यह पुरस्कार नहीं दिया गया। तो 10 वर्षों का पुरस्कार एक ही बार घोषणा किया गया। तो ताज़ा आप याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का जनसेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जनसेवा के लिए 2024 का पुलित्जर पुरस्कार कैलिफोर्निया के प्रोपब्लिका के पत्रकार को दिया गया। वर्ष 2023 के निष्पादन के आधार पर पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा व संगीत आदि क्षेत्र में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 6 मई को घोषणा किया गया। इस पुरस्कार के इस वर्ष के पुरस्कारों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित जनसेवा का पुलित्जर पुरस्कार कैलिफोर्निया की एक गैर लाभकारी खोजी पत्रकार संस्था प्रोपब्लिका को इसके 5 पत्रकार को खोजी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया। हाल ही में किस भारतीय को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह दिया गया शबाना आजमी को। यहाँ तस्वीरों में उनको देख सकते हैं। भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान तथा महिला अधिकारों के प्रति सजगता के लिए प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शबाना आजमी को यह पुरस्कार मई माह में यूके में दिया गया, ठीक है। किसको? तो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार शबाना आजमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का गुलेर्मो कार्नो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? 3-4 कथन दिए गए, उसके बाद विकल्प है। कोलंबियाई संपादक गुलेर्मो कार्नो की स्मृति में यूनेस्को द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना 1997 में की गई थी। तो दोस्तों ये सही है। गुलेर्मो कार्नो को गोली मारकर 17 दिसंबर 1986 को हत्या कर दी गई थी। तो ये भी सही है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया जाता है। तो ये भी सही है। इस वर्ष का यह पुरस्कार गाजा युद्ध को कवर कर रही फिलिस्तीन पत्रकारों को दिया गया। तो चारों ही विकल्प सही है, यानी ऑप्शन डी, ए, बी, सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रदान किए गए
आईमा के मैगजीन इंडिया अवार्ड 2024 के संबंध में कौन सा सही है? ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त सभी ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए आईमा के मैगजीन इंडिया अवार्ड 2024 के संबंध में कौन सा सही है? तो ये वीडियो को पॉज करके देखिएगा, सारे ही जो मिलान है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट की बाइबिल कहे जाने वाली वार्षिक पत्रिका विजडन ने वर्ष 2024 के लिए किस पुरुष क्रिकेटर को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, भारत के रोहित शर्मा या दक्षिण अफ्रीका के हेनरी क्लासन? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को चुना गया। विजडन के इन पुरस्कारों को जो है वो उसको अच्छे से हम लोग देखते हैं। क्रिकेट की बाइबिल कही जाने वाले वार्षिक पत्रिका विजडन के वर्ष 2024 के 61वां संस्करण में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को पुरुषों तथा इंग्लैंड की नताली सीवर ब्रेंट को महिलाओं में वर्ष 2023 के लिए जो 24 में पुरस्कार दिया वो 23 में जो खेल हुए उसके लिए दिया गया। ठीक है, तो लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। विजडन ट्रॉफी 2001 एक और पुरस्कार होता है विजडन ट्रॉफी। तो पिछले वर्ष किसी टेस्ट मैच में विशेष प्रदर्शन करने वाले पुरुष या महिला क्रिकेटर को यह पुरस्कार दिया जाता है विजडन ट्रॉफी। तो 2024 में किसे दिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को दिया गया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में भारत के विरुद्ध फाइनल में 174 गेंदों पर 163 रन बनाने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और कुछ है। लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया विजडन द्वारा? तो वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेटर है हेले मैथ्यूज को चुना गया। अब विजडन के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर इस बार किसे चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, इंग्लैंड के मार्क वुड और ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डनर को इस बार जो महिला क्रिकेटर है एशले गार्डनर उन्हें चुना गया इस बार विजडन ने 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का सूची। ठीक है, विजडन के वर्ष के 5 क्रिकेटरों के रूप में नामित होना क्रिकेट के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्राचीनतम सम्मान है। इस सम्मान की शुरुआत 1889 में हुई थी। किसी भी क्रिकेटर को यह सम्मान एक से अधिक बार नहीं दिया जाता है। भारत के केवल 23 खिलाड़ियों को विभिन्न वर्षों में यह सम्मान दिया गया है, जिसकी सूची आप देख सकते हैं यहाँ पे। 1991 में 1887 में सबसे पहले रणजीत सिंह जी को दिया गया था। रणजीत ट्रॉफी उन्हीं के नाम से चला जाता है। और लास्ट बार पिछले साल दिया गया था हरमनप्रीत कौर को, उससे पहले जसप्रीत बुमराह को। तो भारत के 23 क्रिकेटरों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हाल ही में क्रिकेट की बाइबिल कहे जाने वाली वार्षिक पत्रिका विजडन ने वर्ष 2024 के लिए किस महिला क्रिकेटर को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना? तो इंग्लैंड की नताली सीवर ब्रंट को चुना गया है। इंग्लैंड की नताली सीवर ब्रंट को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वर्ष किसी टेस्ट क्रिकेट में विशेष प्रदर्शन के लिए किस क्रिकेटर को विजडन ट्रॉफी 2024 प्रदान किया गया? तो यह दिया गया ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को भारत के खिलाफ 163 रन की पारी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने के लिए। हाल ही में विजडन द्वारा किसे वर्ष का लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेटर कौन है? हेले मैथ्यूज को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित विजडन के 161वें संस्करण में विजडन के वर्ष के 5 क्रिकेटर का लिस्ट जारी किया गया। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? मिचेल स्टार्क है, उस्मान ख्वाजा है, हैरी ब्रूक्स है, रोहित शर्मा नहीं है, एशले गार्डनर है। तो रोहित शर्मा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एशले गार्डनर, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और इंग्लैंड के मार्क वुड है। रोहित शर्मा नहीं है। हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वर्ष 2024 के नेशनल मंडेला पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार सम्मानित किया गया बी और सी यानी निमहांस बेंगलुरु और प्रोफेसर वेंटल मोयाबो बोत्सवाना को। इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया। 70वें कांस फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी और पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एनोरा को यह पुरस्कार दिया गया। कांस फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। यहाँ पे आप एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि जरूरी है। फ्रांस का प्रतिष्ठित 77वां कांस फिल्म महोत्सव 14 से 25 मई को संपन्न हुआ। इस महोत्सव में भारत के 2 फिल्म निर्माता, 1 अभिनेत्री व 1 सिनेमेटोग्राफर को इस प्रतिष्ठित फिल्मोत्सव में पुरस्कार जीतने में सफल रहे। भारतीय फिल्म को कौन कौन से पुरस्कार मिले? तो पाम डी और कांस फिल्म महोत्सव का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इस बार 30 वर्षों में पहली बार एक भारतीय फिल्म पायल कपाडिया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो 2 नर्सों के जीवन पर केंद्रित है को महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पामडी और के लिए नामित हुआ था, लेकिन उन्हें मिला नहीं। इस फिल्म के लिए पायल कपाडिया को ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार, जो पाम डी ओर के बाद इस महोत्सव का दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, उसके लिए चुना गया। फिल्म तथा टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII की पूर्व छात्रा पायल कपाडिया यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय है। यह अवसर 30 वर्षों के बाद आया है जब भारत की कोई फिल्म पामडी और पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा में थी। 30 वर्ष पूर्व साजी एन करून की स्वयं ने सर्वोच्च सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा किया था।
फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की छात्र चिदानंद एस नाइक को कन्नड़ लोक कथा पर आधारित 15 मिनट की लघु फिल्म सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वन टू नो के लिए लॉ सिने सेक्शन में पहला पुरस्कार जीता। वहीं भारतीय सिनेमा में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन अपने करियर और कार्य की असाधारण गुणवत्ता के लिए इस वर्ष कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पिजरे एंजेक्सिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार से सम्मानित किए गए, जो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वह पहले एशियाई भी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डियोर पुरस्कार एनोरा, निर्देशक सीन बेकर, ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार तो अभी हमने चर्चा की ऑल वी इमेजिन एज लाइट पायल कपाडिया की फिल्म को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जेम्स प्लमंग्स को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एमिली जो एलेंड्रा, एंड्रियाना पाज, कार्ला सोफिया व सेलेजा गोमेज को मिला। इन चारों को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिगुएल टोम्स को मिला। तो इन सारे का जवाब एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो 17वें कान फिल्म महोत्सव 2024 में किस फिल्म के लिए पायल कपाडिया को महोत्सव का दूसरा सर्वश्रेष्ठ ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार चुना गया? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये सही उत्तर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पायल कपाडिया को ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म के लिए। 17वें कान फिल्म महोत्सव 2024 में कितने भारतीय पुरस्कार जीतने में सफल रहे? तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 77वें कान फिल्म महोत्सव 2024 के पुरस्कारों के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जेम्स प्लोमंस सही है, फिल्म काइंड्स ऑफ काइंडनेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो एड्रियाना पाज, कार्ला सोफिया व सेफेना गोमेज को, फिल्म एमिलिया पारेज के लिए तो ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म टूर्स के लिए मिगुएल गोम्स को मिला। तो उपरोक्त सभी ही सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जैनी एडपनबैक और माइकल हॉफमैन को दिया गया। क्यों दिया गया दोनों को? तो जर्मन लेखिका जैमी एडपनबैक द्वारा लिखित व माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित उपन्यास कैरोस के लिए वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार की घोषणा लंदन में 21 मई 2024 को की गई। इस पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की राशि लेखक अनुवादक दोनों को समान रूप से विभाजित कर दी गई। किसी भी भाषा में लिखी पुस्तक को उसे अंग्रेजी में अनुवादक इन दोनों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो किस उपन्यास के लिए लेखक जैमी पर्सन बैक व उसके अनुवादक माइकल हॉफमैन को वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कैरोस के लिए। अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाली दूसरी भारतीय कौन बन गई है? तो यह बन गई है मेजिकर राधिका सेन। कैसे बन गए? तो देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्ष 2024 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने 30 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर दिया। हिमाचल प्रदेश की राधिका सेन इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त कर 8 वर्ष पूर्व सेना में शामिल हुई थी तथा मार्च 2023 से अप्रैल 2024 के दौरान कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के लिए एंगेजमेंट प्लाटून कमांडर के रूप में कार्य किया था। किसी भारतीय को इससे पूर्व यह पुरस्कार 4 वर्ष पूर्व 2019 के लिए एक अन्य के साथ संयुक्त रूप से मेजर सुमन गवानी को दिया गया था। मेजर सुमन गवानी ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवाएं दी थी। तो यह पुरस्कार पाने वाली दूसरी बन गई है। कौन? तो राधिका मेजर राधिका सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 को किस शहर के गेमिंग जोन में लगे भीषण अग्निकांड से 35 लोगों की मृत्यु जलकर हो गई थी? यह सही उत्तर है दोस्तों, राजकोट में। नेक्स्ट, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाया? तो यह कौन सा तूफान था? तो रेमल तूफान था। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के साथ साथ मिजोरम, उड़ीसा, नागालैंड के तटीय क्षेत्रों में भी रेमल जो कि ने यह भारी नुकसान पहुंचाया। इसे यह नाम रेमल ओमान द्वारा दिया गया था। पुस्तक और उनके लेखकों के संबंध में सही मिलान करना है। तब बिजनेस लेजेंड ऑफ इंडिया अर्जुन संपत सही है। अनब्रोकन ये इंद्राणी मुखर्जी ये भी सही है। हाउ टू बी हैप्पी रस्किन बॉन्ड यानी सभी सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुस्तकों का लिस्ट है। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक होल्ड ऑन योर ड्रीम्स ए लेटर टू यंग फ्रेंड्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है पुस्तकों का आप देखना है राइटर कौन है। ए ग्रेट कंट्री शिल्पी सौम्या गोंडा सही है। द ग्रेट डिवाइड क्रिस्टियाना हेनरिक्वेज ये भी सही है। नाइट वॉच
जेन एनी फिलिप्स, तो ये सरे मिलान ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ खनिजों से संबंधित 2 दिवसीय खनिज शिखर 29 से 30 अप्रैल 2024 को कहाँ संपन्न हुआ? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ। हाल ही में भारत और फ्रांस के थल सेनाओं का कौन सा संयुक्त अभ्यास मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ? तो यह शक्ति, भारत और फ्रांस की सेनाओं का शक्ति सैन्य अभ्यास, भारत व फ्रांस के थल सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024 को मेघालय के उमरोई क्षेत्र में संपन्न हुआ। यह द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास शक्ति की शुरुआत 2011 में हुई थी। थल सेनाओं के संयुक्त अभ्यास शक्ति के साथ साथ भारत व फ्रांस की 9 सेनाओं का संयुक्त अभ्यास वरुण और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास गरुड़ होता है। तो थल सेनाओं का सब अभ्यास को, भारत और फ्रांस की थल सेनाओं के अभ्यास को शक्ति कहते हैं। भारत और फ्रांस की 9 सेनाओं के संयुक्त अभ्यास को वरुण और वायु सेनाओं के अभ्यास को गरुड़ कहा जाता है। याद रखिएगा, नेपाल के किस पर्वतारोही ने हाल ही में अपना रिकॉर्ड तोड़कर 30वीं बार एवरेस्ट पर सफर किया? तो कामी रीता शेरपा। याद रखिएगा, नेपाल के रहते सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? यह बन गई है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन। मुंबई की 12वीं कक्षा की छात्रा काम्या कार्तिकेयन 20 मई 2024 को केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर इतिहास रचा। भारतीय नौसेना अधिकारी की पुत्री काम्या कार्तिकेयन ने नेपाल के रास्ते एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने का रिकॉर्ड तेलंगाना की पूर्णा मालावत के नाम है, जिन्होंने 25 मई 2014 को केवल 13 वर्ष 11 माह की उम्र में एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ाई की थी तथा भारत ही नहीं विश्व में सबसे कम उम्र की यह उपलब्धि हासिल की थी। पूर्णा मालावत ने एवरेस्ट पर आरोहण तिब्बत के रास्ते से किया था, तो ये नेपाल के रास्ते से है। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ताशकंद में संपन्न एशियाई चैंपियनशिप सीनियर में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई है? सीमा अंतिल, सीमा पुनिया, दीपा कर्माकर या शीतल देवी? तो जिम्नास्ट भारत में जो सबसे पॉपुलर है वह दीपा कर्माकर, नाम याद रखिएगा। 2016 में रियो ओलंपिक में वॉल्ट स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही 30 वर्षीय दीपा कर्माकर ने 2018 के तुर्की मेसीन में विश्व कप में इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। त्रिपुरा की 30 वर्षीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को 2015 में अर्जुन पुरस्कार से, 2016 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से तथा 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्पेन का प्रतिष्ठित ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो इस बार रियल मैड्रिड ने, और लगातार और 36वीं बार ला लीगा का खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है। 11वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 17 से 25 मई 2024 को कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ जापान के कोबे में। ठीक है, 6 स्वर्ण, 5 रजत व 6 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीतकर भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इन खेलों में किया तथा पदक तालिका में 6ठा स्थान प्राप्त किया। इससे पूर्व भारत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2023 के विश्व पैरा एथलेटिक्स पेरिस में था, जब 3 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते थे। ठीक है, कोबे में भारत के सभी 6 स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम। तो पहले सचिन खिलाड़ी पुरुषों की शॉट पुट F46 में कैटेगरी में, सुमित अंतिल पुरुषों के जेवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में, मरियप्पन थोंगाविल पुरुषों की ऊंची कूद में, एकता मनाया महिलाओं की क्लब थ्रो में, दीप्ति जीवानजी महिलाओं के 400 मीटर दौड़ में और सिमरन शर्मा महिलाओं के 200 मीटर में। ठीक है, नाम याद रखिएगा। हाल ही में जापान के कोबे में संपन्न 11वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के पदक तालिका में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 17 पदक जीते थे, 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य। अब निम्नलिखित में से आपको चुनना है कि हाल ही में संपन्न 11वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के संबंध में निम्नलिखित खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। तो सचिन खिलाड़ी इन्होंने जीता, सही है। सुमित अंतिल इसने भी जीता, मरियप्पन थोंगाविलु इन्होंने जीता, यानी उपयुक्त सभी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, एकता मानिया उन्होंने भी जीता, दीप्ति जीवन जी इन्होंने भी जीता, सिमरन शर्मा, तो इन 6 ने ही जीता है ये स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत की पुरुषों की बास्केटबॉल टीम का नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? तो स्टॉक फ्लेमिंग को नया कोच नियुक्त किया गया है। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुषों का जहां डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने जीता, वहीं महिलाओं में चीन की वांग झी यी ने जीता। ठीक है, हाल ही में भारत के स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी निम्न में से कौन सा युगल खिताब अपने नाम किया? तो इन्होंने थाईलैंड ओपन 2024 के खिताब इस बार अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो मलेशिया की ली जिन जिया व थाईलैंड के सुपानिडा
कोंटेगुथ ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 101वां प्रश्न, भारत के 84वें एवं 50वें ग्रैंड मास्टर क्रमशः कौन बन गए हैं? तो 84वें ग्रैंड मास्टर जहां वैशाली रमेश बाबू बनी है, वहीं 50वें ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल बन गए हैं। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू प्रज्ञानंदा आर शतरंज के ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली भाई बहन की पहली जोड़ी है। आर प्रज्ञानंद को आप पहले से जानते हैं, वैशाली रमेश जो उन्हीं की बहन है वो बन गई है। तमिलनाडु की 22 वर्षीय वैशाली रमेश बाबू व 31 वर्षीय पी श्याम निखिल ने शतरंज ग्रैंड मास्टर जीएम का खिताब का दर्जा प्राप्त किया है। वह भारत के 84वें और 50वें ग्रैंड मास्टर है। तमिलनाडु की वैशाली रमेश बाबू तथा प्रज्ञानंद रमेश बाबू ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल करने वाले भाई बहन की पहली जोड़ी है। वैशाली रमेश बाबू ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाली तीसरी भारतीय महिला है। इससे पहले 2 अन्य महिला कौन कौन है? कोरेनु हम्पी और डी हरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की मेजबानी में हाल ही में आयोजित 2024 का पुरुषों का थॉमस कप व महिलाओं का उबेर कप बैडमिंटन का दोनों ही खिताब किस देश ने जीता? तो किसने जीता? तो चीन में ही हुआ, तो चीन ने ही जीता। बैडमिंटन की टीम चैंपियनशिप के थॉमस कप व उबेर कप के लिए मैच चीन के चेंगजू में 27 अप्रैल से 5 मई 2024 को खेले गए। यह दोनों कप मेजबान चीन ने ही जीता। पुरुषों के 33वें थॉमस कप के लिए चीन ने इंडोनेशिया को फाइनल में 3-1 से पराजित किया, तो महिलाओं के 30वें उबेर कप में के फाइनल में चीन ने इंडोनेशिया के बीच ही था। इसका खिताब इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर जीता, यानी दोनों में ही फाइनल में इंडोनेशिया को हराया चीन ने। चीन ने पुरुषों के थॉमस कप 11वीं बार जहां जीता, वहीं महिलाओं का उबेर कप 16वीं बार अपने नाम किया। पुरुषों एवं महिलाओं के विश्व बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप का यह आयोजन 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। आगामी यह आयोजन होगा 2026 में। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब रूस के आंद्रे रूबलेव और महिलाओं का पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने जीता। यहाँ पे देख सकते हैं आपने। ठीक है, पुरुषों का, जहां पुरुषों का युगल खिताब किसने जीता तो वो भी आपको दिया गया है, महिलाओं का युगल खिताब ये भी दिया गया है, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इटालियन ओपन यानी रोम मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2024 के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसमें जर्मनी के एलेक्जेंडर जेवरोव और पोलैंड के ईगा स्वियातेक महिलाओं ने, और एलेक्जेंडर जेवरोव जर्मनी के पुरुषों का एकल का और पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने महिलाओं के एकल का खिताब जीता। ठीक है, पुरुष युगल का और महिला युगल का भी नाम यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। विश्व कप तीरंदाजी 2024 के दूसरे चरण में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 2 पदक जीते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में संपन्न 3 फार्मूला 1 रेसों और उनके विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो सारे ही मिलान सही है। मियामी ग्रां प्री मैक्लॉरेन टीम के एल नॉरिस ने जीता। एमिलिया रोमानो ग्रां प्री रेडबुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। मोनाको ग्रांड प्री फेरारी टीम के सी लेक्लर्क ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 का इंडिया प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस टीम को फाइनल में पराजित करके जीता? तो किस टीम को पराजित करके जीता? तो सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर आईपीएल टीम का खिताब कोलकाता नाइट राइडर ने जीता। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। यह 17वां संस्करण था। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने 26 मई 2024 को हुए फाइनल में मुकाबले में पैट कमिंस की नेतृत्व वाली सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर जीता। तो कोलकाता टीम के कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर। किसको? हैदराबाद को। किसको? इसके कप्तान के पैट कमिंस थे। ठीक है, और तीसरी बार कोलकाता ने यह खिताब अपने नाम किया। इससे पूर्व कब जीते हैं? तो 2014 और 2012 में जीते हैं। उस समय किसके कप्तानी में थे? तो गौतम गंभीर के कप्तानी थे, और इस बार गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर के क्या थे? तो मेंटर थे। ठीक है, फाइनल मैच कहाँ हुआ? तो चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स 10.3 ओवर में 2 विकेट पर 114 रन मारकर जीत गए। प्लेयर ऑफ द फाइनल किसे दिया गया? तो केकेआर के मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द फाइनल का खिताब दिया गया। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी आईपीएल में कुल 10 टीमें शामिल थी। कुल मिलाकर 74 लीग मैच खेले गए। यहाँ पे देख सकते हैं सीएसके के टीम और उसके कप्तानों के नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो फाइनल मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया, सही है। गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मेंटर थे, तो सही है। प्लेयर ऑफ द फाइनल केकेआर के मिचेल स्टार्क को दिया गया, ये भी सही है। इस वर्ष आईपीएल में कुछ 8 टीमें थी, तो नहीं, इस बार आईपीएल में 10 टीमें थी, 8 टीमें नहीं थी, तो ऑप्शन डी जो है गलत है, गलत विकल्प चुनना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और चीज़ें हैं। तो सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज कौन थे? तो 15 मैचों में 741 रन सर्वाधिक विराट कोहली को आरसीबी के। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, रियान पराग, ये उनकी लिस्ट है टॉप 5। सब सर्वाधिक विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक सेकेंड आपको मैं दिखाता हूँ। सर्वाधिक 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज सबसे ऊपर कौन थे? तो हर्षल पटेल थे पंजाब किंग्स से, इन्होंने 24 विकेट लिया था।
सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर की 5 पारियां, तो मार्कस स्टोनिस इस बार सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी 124 रनों की पारी खेली। वहीं टीमों का सर्वाधिक स्कोर सनराइजर हैदराबाद ने तो इस बार रिकॉर्ड लगा दिए। टॉप 2 जो है 287 रन, 277 रन, 267 रन। टॉप 5 में 3 जो सर्वाधिक है वो सनराइजर्स हैदराबाद ने ही लगाए थे। और सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज सनराइजर्स हैदराबाद के ही टॉप पे हैं। अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर भी सनराइजर्स हैदराबाद के ही हेनरी क्लासन है 42 छक्के, जहां अभिषेक शर्मा लगाए तो क्लासन ने 38 छक्के लगाए। वहीं विराट कोहली ने भी 38 छक्के लगाए थे। ठीक है, आईपीएल की विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को 20 करोड़ की राशि पुरस्कार में दी गई, जबकि उप विजेता सनराइजर्स हैदराबाद को 12.5 करोड़ प्रदान किए। टाटा ग्रुप 2024 से 28 की अवधि हेतु आईपीएल की टाइटल प्रायोजक कंपनी है, 24 से लेकर 28 तक। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन की इनामी राशि कितनी है? 10 लाख। वो कितने दिया गया? तो कोलकाता नाइट राइडर के सुनील नारायण को। गेम चेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जो कि 10 लाख की राशि है, यह किसा दिया गया? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के ही सुनील नारायण को दिया गया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 741 रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसे दिया गया? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के विराट कोहली को। और टूर्नामेंट में सर्वाधिक 24 विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसे दिया गया? तो पंजाब किंग्स के हर्षल पटेल को। फ्लेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया? तो सनराइजर्स हैदराबाद टीम को दिया गया। वहीं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे दिया गया? तो सनराइजर्स हैदराबाद के नीतीश कुमार को दिया गया। कैच ऑफ द सीजन किसे? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के रमनदीप सिंह को दिया गया। तो आईपीएल 2024 में सर्वोच्च 124 रन की व्यक्तिगत पारी खेलने के वाले लखनऊ सुपर जायंट्स के थे मार्कस स्टोनिस। वहीं आईपीएल 2024 में सर्वाधिक 42 छक्के अभिषेक शर्मा ने तथा सर्वाधिक 64 चौके ट्रेविस हेड, दोनों ही थे कहाँ के? तो दोनों ही सनराइजर्स हैदराबाद के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के 17वां इंडियन प्रीमियर लीग की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन थी? 2024 से लेकर 2028 तक है टाटा। और नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न, 2024 के 17वां आईपीएल के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? गेम चेंजर ऑफ द सीजन सुनील नारायण सही है, ऑरेंज कैप विराट कोहली सही है, पर्पल कैप हर्षल पटेल सही है, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ये लंबा वीडियो था क्योंकि काफ़ी डिटेल में आपको समझाना पड़ता है। हालांकि मैंने अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी अफेयर्स।